हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है एक फोर्स होता है और ये कहाँ पे लगता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। यहाँ पे हम फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे कि फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है। So you might have seen a driver of the car or the truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You to slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slow down when brake are applied? आपने कभी सोचा है कि चलती हुई गाड़ियां कैसे रुक जाती हैं या फिर ब्रेक लगाने पे कैसे रुकती हैं? और केवल व्हीकल ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो जब हम देखते हैं कि रास्ते चलते हुए कहीं भी रोड पे कुछ ऑयली चीजें गिरी होती हैं तो क्या होता है कि जो भी बाइसिकल है या कुछ भी वो स्लिप कर जाती है, या फिर रोड पे अगर बनाना पिल्स गिरी हुई है तो उस पे हम चलते हुए स्लिप कर जाते हैं। इस तरह से कभी हम देखते हैं कि कितना संभल के चलते हैं और कभी जो है कैसे गिर जाते हैं। और जो है कि कोई चीज अगर हम एक बार मूव कर देते हैं और उसको दूसरी बार फिर उसके ऊपर हम फोर्स नहीं लगाते तो वो मूव करना रुक जाती है। जैसे कि कोई बुक है टेबल पे हमने रखी हुई है और उसको अपने हैंड से मूव करते हैं तो वो थोड़ा सा मूव होती है, थोड़ी डिस्टेंस तय करती है, उसके बाद वो रुक जाती है। फिर दूसरी डायरेक्शन से अगर हम उसको मूव करते हैं थोड़ा डायरेक्शन तक वो मूव करती है, थोड़ी दूरी तक, फिर वो रुक जाती है। तो कोई भी वस्तु जो होती है वो जब स्थिर अवस्था में होती है तो उसे मूव करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। और ये फोर्स जब हम लगाते हैं तो वो वस्तु जो है कंटिन्यूअसली क्यों नहीं मूव करती है, बस थोड़ा मूव होने के बाद वो रुक क्यों जाती है। तो इन सारी चीजों की वजह जो होता है वो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन जो है क्या है, एक फोर्स है जो कि मूविंग बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट। मीन्स कि आपने देखा है, ये चीज एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आप किसी चीज को मूव कराने के लिए पुश करते हैं तो वो वस्तु थोड़ी देर मूव करके और फिर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है। और ये रुकना कैसे होगा? जब कोई अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा हो तभी तो हम कोई चीज मूव करेंगे, पुश करेंगे तो वो थोड़ी देर मूव होके और फिर रुक जाती है। उसका मतलब क्या हुआ कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, इसलिए वो मूव करती है और फिर रुक जाती है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिस भी डायरेक्शन में कोई वस्तु मूव कर रही होती है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी देके ये समझाने की कोशिश की गई है कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक ब्रिक है, ब्रिक में एक धागे से बांध के यहाँ पे एक धागे से बांध के हमने क्या किया है, स्प्रिंग बैलेंस से उसको बांधा है और उसको खींचेंगे तो क्या होगा, जब ये ब्रिक खुरदुरा होगा तो क्या होगा। टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक, पुल द ब्रिक बाय ए स्ट्रिंग, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, note down the reading on the spring balance when the brick just begin to move। तो स्प्रिंग बैलेंस किस लिए होता है कि जब हम ब्रिक को धागे से बांध के उसको स्प्रिंग बैलेंस से बांध के और खींचेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि कितना फोर्स हमने लगाया हुआ है। स्प्रिंग बैलेंस से हमें ये चीज पता चल जाती है। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्रिक एंड द फ्लोर। किसी भी सरफेस पे, या तो अपने टाइल्स वाले जो सरफेस होती है बहुत ही चिकनी, या रोड पे या मिट्टी पे, कहीं पे भी इस ब्रिक को रख के जब हम खींचेंगे तो वहां पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो चीज हमारी मेजर हो जाएगी स्प्रिंग बैलेंस में। और उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, नाउ रैप ए पीस ऑफ द पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। नेक्स्ट में स्टेप में
क्या करेंगे हम कि ब्रिक को लेंगे, उसके चारों तरफ पॉलीथीन रैप कर देंगे, धागा बांधेंगे और फिर से जो है स्प्रिंग बैलेंस है हम उसको खींचेंगे। तो रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग पीस ऑफ द जूट बैग अराउंड द ब्रिक। मीन्स कि इसी तरह से हम डिफरेंट सरफेस की टेक्सचर की वस्तुओं को रैप करके ब्रिक पे, और जो है हम देख सकते हैं कि हर एक वस्तु के बाद हमारे स्प्रिंग बैलेंस में क्या मेजर आता है। स्प्रिंग बैलेंस जो है डिवाइस होता है यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस जो है एक डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है कि किसी भी वस्तु पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ये it consists of coiled spring which get stretched when a force is applied to it. Stretching of the spring is measured by pointer moving on the graduate scale. The reading on the scale gives the magnitude of the force. Next है यहाँ पे हमारा activity 12.3 make an inclined plane on a smooth floor or on a table. You may use a wooden board support by the brick. यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह से एक्टिविटी भी हम करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ ऐसे बुक्स लगा दिया, इंक्लाइन प्लेन बनाया टेबल पे, और यहाँ से जब हम बैटरी को किसी भी सेल को इस तरह से मूव करेंगे तो वो कितना दूर तक जाती है मूव करते हुए और कहाँ पे जाके रुक जाती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे अगर हम कोई कपड़ा बिछा देते हैं जिसमें कोई रिंकल ना हो, या फिर हम सैंड बिछा देते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि जो बैटरी है वो मूव कर रही है और हर एक सरफेस पे उसके मूव होने का जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। जो सरफेस ज्यादा स्मूथ होगा वहां पे वो ज्यादा मूव करेगी, लेकिन जो सरफेस जो है कि खुरदुरा होगा वहां पे वो ज्यादा मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच सेल मूव। तो बैटरी जो है हमारी जिस सरफेस पे मूव कर रही है इंक्लाइंड से गिराने के बाद, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो है कि सरफेस कैसा है। फ्रिक्शन इज काज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कांटेक्ट। जैसे कि फर्श पे अगर हम चल रहे हैं तो हमारे जो शूज होते हैं उनके अंदर कितना ज्यादा जो है कि इरेगुलर सरफेस को, हमारे शूज या चप्पल के सरफेस को इरेगुलर नीचे से बनाया रहता है, जिससे कि जब हम किसी भी जगह पे किसी भी फ्लोर पे चलते हैं तो उससे क्या हो कि हम जो है स्लिप ना हो। बारिश के दिनों के जितने भी चप्पल जूते आते हैं उन सारे में जो है कि बहुत ही ज्यादा इरेगुलर सरफेस होते हैं, जिससे कि हम गीली मिट्टी पे स्लिप ना कर सके। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइनर। बहुत सारे सरफेस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे सरफेस ऐसे हैं जो दिखने में बहुत ही स्मूथ होते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ही ज्यादा इरेगुलरिटी होती है, और ये इरेगुलरिटी जो होती है टू सरफेस की लॉक करती है इनटू वन अनदर व्हेन वी अटेम्प्ट। इससे क्या होते हैं, जब दो सरफेस की इरेगुलरिटी एक साथ मिलती है और वो कांटेक्ट में वो लॉक हो जाती है, इससे क्या होता है कि हम अच्छे से चल पाते हैं, उसके बीच में हवा भरी होती है। और अगर ये बहुत ही अगर कोई बहुत ही चिकनी फर्श हो और वहां पे ऑयल गिर जाए तो वहां पे हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। तो और वहां पे हमें चलने के लिए बहुत स्लो चलना पड़ता है और हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रख के चलना पड़ता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जहां भी खुरदुरापन होता है वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है। वी सी दैट फ्रिक्शन इज काज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटी इन द टू सरफेस। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि जो दो सरफेस हैं उनके अंदर जो इरेगुलरिटी है तो उसी की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, और उसी की वजह से हमारी गाड़ियां रोड पे अच्छे से चल पाती है और हम ह्यूमन बीइंग दौड़ पाते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल या कुछ एक्टिविटी करके आपको दिखाया गया है, इसलिए दिखाया गया है कि आप अपने
जीवन में जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें आप वस्तुओं को कैसे मूव करते हैं, या फिर रोजमर्रा की लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स हमारे कहाँ कहाँ पे लगते हैं, उस चीज को हम समझ सकें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई बहुत ही बड़ा ब्लॉक हो या कोई वस्तु हो जिसे फर्श पे आपको स्लिप करना हो, यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट मूविंग, और आपको इसे मूव कराते रहना हो तो आप कितना फोर्स लगाना पड़ता है। अगर ये बड़ा सा बॉक्स जो है अगर ये मिट्टी पे हो तो इसे मूव कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बहुत ही ज्यादा चिकनी टाइल्स वाली फ्लोर पे हो तो ये आसानी से मूव हो जाएगा। When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor, so the sliding friction is slightly smaller friction। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसलिए द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए वो मूव कर पाती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रिक्शन को एक नेसेसरी इविल क्यों कहा जाता है। फ्रिक्शन को एक नेसेसरी इविल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब फ्रिक्शन को एक नेसेसरी इविल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है हमारी बॉडी के अच्छे से मूव होने के लिए, हमारी गाड़ियों के चलने के लिए यह जरूरी भी है, और वहीं पे एक तरफ इससे पार पाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी होती है और बहुत ज्यादा जो है कि प्रेशर लगाना होता है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। Is it easier to hold a cooler earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? इसी तरह से यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल देके आपको बताए गए हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हमें पकड़ना होता है, जैसे कि नहाते समय साबुन अगर हाथ में पकड़ते हैं तो वो इतना स्लिपरी हो जाता है कि वो हाथ से गिर जाता है कई बार। और इसी तरह से ये बातें बताई गई हैं कि अगर दो चीजें जो स्मूथ हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है और वो गिर जाती है, जबकि जो खुरदरी वस्तु है उनको पकड़ना आसान होता है क्योंकि वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। If an object start moving, it would never stop if there were no friction। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन एक इविल क्यों है, और वो भी नेसेसरी इविल, क्योंकि अगर देखिए अगर जो है कि फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी वस्तु जिसको एक बार हमने प्रेशर लगा दिया, मूव कर दिया, तो वो मूव होती रहेगी और फिर वो कभी रुकेगी नहीं। लेकिन उसके मूवमेंट को रोकने के लिए ही फ्रिक्शन होता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। Had there been no friction between the tires of automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of the motion। Means कि यहाँ पे ये आपको समझाया जा रहा है कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो गाड़ी की जो टायर्स होती है उसमें और रोड के बीच में, तो गाड़ी को ना तो हम स्टार्ट कर पाएंगे, ना स्टॉप कर पाएंगे, ना तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर पाएंगे। Could not fix any nail in the wall, could not fix। इसी तरह से जब हम दीवार में कोई नेल को पुट कर रहे होते हैं तो उस समय भी हमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल भी है। कैसे? इट वेयर आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बियरिंग और सोल ऑफ द शूज। यू मस्ट हैव सीन वन आउट स्टेप ऑफ द फुट
over the bridge at the railway station. Friction can also produce heat. Friction जो है heat भी produce करता है. Vigorously rub your palm together for a few minutes. जब हम अपने दोनों हथेलियों को बहुत तेजी से रगड़ते हैं तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है. इसी तरह से माचिस को जलाने के लिए मैच स्टिक को जब हम उसके साइड में लगे हुए केमिकल्स की कोटिंग पे रगड़ते हैं तो वहां भी जो है कि क्या हो जाता है कि तो वहां पे स्ट्राइक करते हैं मैच स्टिक को तो प्रोड्यूस करता है, फायर को प्रोड्यूस करता है. इनफैक्ट व्हेन ए मशीन इज ऑपरेटेड, हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या होता है. यहाँ पे हम देखेंगे एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन. कुछ सिचुएशन में हमें ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन होना चाहिए जिससे कि क्या होगा कि हमें किसी भी वस्तु को मूव करने में ज्यादा टेंशन नहीं होगा और वो मूव होगा तो उसे रोकने में भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने देखा होगा ज्यादातर जो चप्पल जूते होते हैं उनकी जो फ्लोर होती है, मीन्स की शूज की जो सोल होती है वो बहुत ही खुरदरी और डिफरेंट टाइप की बनाई होती है. या फिर जो टायर्स होते हैं, जितनी बड़ी गाड़ियां होती है उनके जो टायर्स होते हैं उतने ही ज्यादा खुरदरे होते हैं. तो deliberately increase friction by using brake pad in the brake system of the bicycle and automobile. तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रिक्शन जो है कि वर्क करता है. जब जो है ज्यादा ग्रिप होती है तो वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन होता है. when you are riding a bicycle, where the pads do not touch the wheels. यहाँ पे कह रहा है बट वेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, these pads arrest the motion of the rim due to friction. मीन्स की गाड़ियां जब चलती हैं तो उनको रोकना फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है. अगर हम ब्रेक दबाते हैं और फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो गाड़ियां नहीं रुकती. इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी would want to minimize it. कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए फ्रिक्शन जो है कि हेल्पफुल है और हम जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और उसका यूज करते हैं. जैसे कि हमारे शूज की और चप्पल की सोल हो गई और टायर्स हो गए, उनमें हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं जिससे कि हमें चलने में और गाड़ियां चलाने में आसानी होती है. लेकिन कहीं कहीं पे फ्रिक्शन जो है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है. हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो. जैसे कि हम ये कैरम खेल रहे होते हैं तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो. इसके लिए जो है कि हम पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. तो कैरम बोर्ड पे हम पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए और जो है कि हमारी जो गोटियां हैं वो तेजी से मूव करे. अगर हम थोड़ा भी प्रेशर लगाए तो वो तेजी से मूव करे. तो इस तरह से व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन, ए थिन लेयर इज form there and moving surface do not directly rub against each other. Interlocking of the irregularity is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substance which reduce friction are called the lubricant. वो substance जो कि दो वस्तुओं के बीच के फ्रिक्शन को घटा देते हैं उन्हें lubricant कहते हैं. In some machine it may not be advisable to use oil as lubricant. बहुत सारी मशीनों में ऑयल का यूज नहीं किया जाता है. An air cushion between the moving part is used to reduce friction. कहीं कहीं पे एयर को भी यूज किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. Wheels reduce the friction. जहां कहीं भी व्हील्स लगी होती है वो क्या करती है, वो भी जो है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि हम बैग लेके कोई भी ट्रेवल करते हैं, कोई भी बैग लेके, तो उसमें क्या है कि व्हील्स लगा होती है. आजकल ज्यादातर बैग्स में व्हील्स लगी होती है जिससे कि उसको कैरी करना आसान हो जाता है. ठीक है.
तो कहाँ पे हम जो है फ्रिक्शन को इंक्रीज करके और अपने कार्य को आसान करते हैं, और कहाँ पे हम जो है कि फ्रिक्शन को डिक्रीज करके अपने कार्य को आसान करते हैं। ठीक है, when one body roll over the surface of another body, the distance of its motion is called the rolling friction। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पे रोल हो रही होती है, जैसे पेंसिल के ऊपर बुक इस एक्टिविटी में आपको दिखाया हुआ है, तो उस समय इसको हमने थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया है, रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। और जब कोई वस्तु स्लाइड कर रही होती है तो वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि बॉल बेयरिंग रिड्यूस द फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग जो होते हैं या बहुत सारे मशीन ऐसी होती हैं जिनमें की ये राउंड राउंड जो है छर्रे लगे होते हैं, और ये जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन, यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन। आपको पता है कि एयर जो होता है बहुत ही हल्का होता है और बहुत पतला है। इट exert friction force on object moving through it। मीन्स कि हवा भी जो होती है वो बहुत ही हल्की और पतली होती है, फिर भी इसके थ्रू अगर कोई चीज मूव करती है तो हवा भी जो है क्या करती है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, सिमिलरली वाटर एंड द अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। इसी तरह से वाटर भी जो है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है एक्सर्ट करता है। ठीक है, इन साइंस द सम कॉमन नेम ऑफ द गैसेज एंड द लिक्विड is the fluid, so we can say that the fluid exert force of the friction on object in the motion through them। जैसे कि पानी में जब नाव चल रही होती है तो उस पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है exerted by the fluid is called the drag। ठीक है, तो जो लिक्विड के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है उसे हम ड्रैग कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। फ्लूइड पे कोई भी अगर जहाज चल रही है, नाव चल रही है, तो वो कितनी स्पीड में है इसी बात पे डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू fluid they have to overcome friction action on them. In this process they lose energy, effort are therefore made to minimize friction. So objects are given special shape. Where do you think the scientists get hint for these special shapes? From nature, of course. Birds and fishes have to move about in fluid all the time. Their body must have evolved to shapes which would make them not to lose much energy in overcoming friction। जो बर्ड्स होती हैं उनकी बॉडी कुछ इस तरह से डिजाइन होती है कि वो कम से कम फ्रिक्शनल फोर्स को सहन करें और उनकी एनर्जी ज्यादा खर्च ना हो। इसी तरह से एरोप्लेन भी बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो पक्का से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो कराऊं आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी हुई है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, और इसको बोल के ही कराएंगे, लिख के तो नहीं कराएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।